Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chalo. So let's start with our session और let's continue with our miscellaneous law series. जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हर एक सेशन में हम एक टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे. So we have done one topic from the family law and now we'll be discussing about another important miscellaneous law, which is POSH Act. That is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. अब इस पॉश एक्ट के अंदर अगर क्लैट के पर्पसेस से हम देखने की कोशिश करें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. तो देखो, when it comes to CLAT, it is important to understand the background of the act. ठीक है, it is important to understand the background of the act कि एक्ट एग्जिस्टेंस में आया किस तरीके से. Then the judgment of the Supreme Court of the case which is famously known as Vishaka case or Vishaka guidelines. वो केस एग्जैक्टली था क्या. Then we have to understand the situation जहां पर किस किस जगह पे the POSH Act is actually applied, that is applicability of the act. We also have to understand the meaning of the term sexual harassment. कि sexual harassment का मतलब exactly क्या है इस एक्ट के अंदर. Then what is the meaning of workplace? वर्कप्लेस का मतलब क्या है इस एक्ट के अंदर, क्योंकि वर्कप्लेस विल बी अप्लाइड और द एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू द वर्क प्लेसेस. तो वर्क प्लेसेस में कौन कौन सी जगह आती है, हु ऑल आर कवर्ड अंडर द एक्ट, किन किन लोगों को कवर किया गया इस एक्ट के अंदर. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी और लोकल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज द रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर दिस एक्ट. ठीक है, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी क्या है, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी क्या है, what are the functions which they can perform. We also have to understand about the procedure followed with respect to the redressal of a complaint of sexual harassment. तो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है for the purposes of the paper. So let's start with our session, and the first thing which we have is the background of the POSH Act. तो देखो, 2013 तक हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं था. देयर वाज नो लेजिस्लेशन व्हिच वाज एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द पर्पसेस ऑफ डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फेस्ड बाय द वुमेन एट देयर वर्क प्लेसेस. कि वर्क प्लेसेस में वुमेन ने जो सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है उसको लेकर पनिश करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रेड्रेसल के पर्पसेस के लिए कोई एक्ट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता नहीं था. बट ऐसा नहीं है कि देयर वाज नो अनकोडिफाइड लॉ आल्सो फॉर डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर. The foundation of this POSH Act is actually in the landmark judgment of the Supreme Court of India in the case of Vishaka versus State of Rajasthan. अब Vishaka versus State of Rajasthan के केस में हुआ क्या, आंगनबाड़ी आप लोग समझते होंगे, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स होते हैं हमारे एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जिनको हम लोग आंगनबाड़ी बुलाते हैं. आंगनबाड़ी में एक विमेन काम करती थी जिनका नाम फॉर एग्जाम्पल बनवारी देवी था. अब बनवारी देवी के साथ आंगनबाड़ी में सेक्सुअल हरासमेंट कमिट हुआ. जब उन्होंने एम्प्लॉयर को अप्रोच करने की कोशिश की तो एम्प्लॉयर ने उस चीज में उनकी कोई हेल्प आउट नहीं करी. व्हेन शी ट्राइड टू अप्रोच द पुलिस ऑफिशियल्स, उन्होंने भी उनकी कोई हेल्प नहीं करी ताकि उनको इस सेक्सुअल हरासमेंट के इंस्टेंस में जस्टिस मिल पाए. एंड देन subsequently an NGO filed a case in the Supreme Court of India claiming that this kind of an approach towards the issues of sexual harassment faced by the women at their workplaces goes against the fundamental ethos of the constitution of this country as well. भाई आपने इक्वालिटी की बात कर दी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि विमेन एक ग्लास सीलिंग फेस करती हैं. ठीक है, हम 1990s की बात कर रहे थे, आज भी आप देखोगे तो एटलीस्ट इन द 30-35%, 40% और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, विमेन के लिए वर्क करना इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. विमेन जैसे जैसे वर्किंग अगर बन भी पाए तो फिर उसको ये सारे इश्यूज अगर फेस करने पड़ रहे हैं और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है फॉर गेटिंग जस्टिस इन दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, then that amounts to violation of Article 14 of the Constitution, which talks about equality before law. That's a prohibition of discrimination का violation भी हो रहा है यहाँ पर Article 15 का. Article 19(1)(g, which gives us freedom to carry on any profession, trade, business, etc. ये उस चीज का भी violation है. And this kind of an approach towards the sexual harassment faced by the women at their workplaces also violates the right to life and dignity of the women as well. And at the same point of time, another thing was discussed over here, that is CEDAW.
CEDAW is an international convention, that is Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. और इंडिया ने CEDAW को साइन करके रखा हुआ था, रेटिफाई भी करके रखा हुआ था. तो जब इन सारी चीजों को देखा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करी for the purposes of dealing with the instances of sexual harassment faced by the women at their workplaces. उन्हीं सेट ऑफ गाइडलाइंस को हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं. एंड विशाखा गाइडलाइंस आने के बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आने के बाद फाइनली इन 2013 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया केम विथ POSH Act 2013. ठीक है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एट वर्कप्लेसेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. अब किन ऑब्जेक्टिव के साथ इस लॉ को बनाया गया? What were the objectives behind the POSH Act? So the POSH Act was primarily created with the intent of providing or fostering safe, secure and dignified working conditions to the women. That is to prevent sexual harassment proactively across all workspaces. That was one of the objectives. The other objective was to prohibit all forms of physical, verbal and non-verbal workplace sexual harassment. Then to promote inherently gender-sensitive workplaces and provide an effective legally backed grievance redressal mechanism as well. भाई एम्प्लॉयर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, ड्यूटी होनी चाहिए when sexual harassment is committed against an employee at the workplace, right? तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ POSH Act को इनैक्ट किया गया in the year 2013. Now POSH Act is primarily to prohibit and punish the activities of sexual harassment. Now what is sexual harassment as per the Act? So sexual harassment includes any kind of an unwelcome behavior. Sexual harassment can be understood as any unwelcome behavior. और जब हम इसको एक unwelcome behavior कह रहे हैं ना, तो we are not considering the intent of the accused. ठीक है, accused ने किस intent से वो चीज की है, that is not being concerned. ठीक है, that is not being taken into consideration. So sexual harassment under the POSH Act can be considered as a strict liability offense. क्राइम में जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस की बात करते हैं ना, तो मतलब ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं wherein we are not concerned with the intent of the accused. कि accused का क्या इंटेंशन था, that is not relevant. So in that sense sexual harassment can be understood as strict liability offense. अब यहाँ पर किस तरीके के कंडक्ट को, किस तरीके के एक्ट्स को सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा गया? तो फिजिकल एक्ट्स, वर्बल और डिमांड्स एंड नॉन वर्बल, विजुअल एक्शंस. So any kind of an unwelcome physical contact or advances towards the women can be considered as sexual harassment for the purposes of this act. Any kind of an unlawful demand or request for sexual favors or making sexually colored remarks. Sexually colored remarks अगर आप किसी women की तरफ देते हो, या if you are demanding or requesting sexual favors from the women, that is also, वहां पर कोई physical contact या touch involved नहीं है, but वो verbal आपका action भी, that expression in itself is something which will fall under the category of unwelcome behavior, which will be considered as sexual harassment for the purposes of the act. Then non-verbal or visual, like showing pornography to the women or any other physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. इन सारी चीजों को sexual harassment की कैटेगरी में रखा गया. And if any person commits sexual harassment against the women at the workplaces, that is something which is punishable under this act. But workplace का मतलब क्या हो? What do we understand by the term workplace? Now, workplace is generally understood as, or traditionally understood as, office. Yes or no? Workplace can be traditionally understood as the office. जो आपका office है जहां आप काम करते हो, उसको हम workplace मानेंगे. So the traditional office is included under the definition of workplace. So like your government offices, private company offices, factories, hospitals, educational institutions, all these kind of things will fall under the category of workplace. But at the same point of time, वर्चुअली अगर आप काम कर रहे हो, आप मान लो ऑनलाइन मीटिंग में हो, वर्चुअली काम चल रहा था अभी कोविड के टाइम पे, जैसे लेट्स से वर्चुअली पीपल वर वर्किंग. अब उस ऑनलाइन मीटिंग में अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देता है, तो क्या सारे लोग उस वक्त ऑफिस में प्रेजेंट थे? नहीं, द पीपल वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस ट्रेडिशनल सेंस में जिसे हम ऑफिस कहते हैं. बट स्टिल दैट वर्चुअल वर्क प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्क प्लेस. So this has been reinforced by the recent judicial interpretations of the same as well. Any kind of a place which is visited during the official hours or official work,
ऑफिशियल काम से, अगर ऑफिस के काम से आप किसी साइट पे पहुंचते हो, किसी जगह पे जाते हो, दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस और अ वर्क प्लेस. क्लाइंट रिलेटेड साइट्स, क्लाइंट की साइट्स पे अगर आप जा रहे हो, उसे भी वर्क प्लेस माना जाएगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इन्वायरमेंट्स जो हैं, जैसे शॉप है, ठीक है, उसे भी वर्क प्लेस माना जाएगा. सिमिलरली होम बेस्ड वर्क प्लेसेज एज वेल, आप किसी के घर में काम करते हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्क प्लेस ओनली. तो जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग होती थी वर्क प्लेस की, उसको एक्सपैंड किया गया है. So now, according to the judicial interpretations and the POSH Act, any such place, we can say that any such place wherein you are doing some kind of a work related to your office or related to your official work, even employer provided transport होता है कंपनीज में, कि कंपनीज बसेस, ठीक है, कैब्स प्रोवाइड कराती हैं आपको. सो अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट भी होगा, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ वर्क प्लेस. So POSH Act in a way covers all the government and private workplaces regardless of the organization size, sector और physical location. आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, आप कहाँ लोकेटेड हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हर किसी जगह को वर्क प्लेस की कैटेगरी में फिर भी रखा जा सकता है. ठीक है. सो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 2O सब क्लॉज 5 extends beyond the office doors. So it includes any place visited by the employee arising out of the employment, specifically including the transportation provided by the employer for undertaking the journey. अगर एक transportation employer provide कर रहा है, that place or that transportation, the mode of transportation, that will also be considered as a workplace. And that was the primary issue जो अभी चल रहा था बीच में, कुर्ला to BKC commute dilemma. यहाँ पे हुआ क्या, that two bank employees share an auto rickshaw from the Kurla railway station to their plush offices in Bandra Kurla complex area of Mumbai. Now during the commute, the male petitioner allegedly touches the woman's back inappropriately. She objects, shouts on the road, and the driver drops them at BKC. तो दो बैंक एम्प्लॉय थे, कुर्ला स्टेशन पे साथ में उतरे, उन्होंने एक ऑटो हायर किया, ऑटो से वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे जो कि बीकेसी में लोकेटेड था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड था मुंबई में. And it was alleged that the male petitioner or the person involved over there actually inappropriately touched the woman back during that auto ride. Now office पहुंचने के बाद the woman reports the incident to her company's internal complaint committee. The company forwarded the matter to the internal complaint committee of the State Bank of India where the accused is employed. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास वो चीज भिजवा दी गई. अब आईसीसी एग्जैक्टली है क्या, उसका काम क्या है, भी अपन आगे देखेंगे. ठीक है. नाउ एसबीआई में फाइनली द आईसीसी कंडक्ट्स एन इंक्वायरी एंड फाइंड्स द पिटिशनर गिल्टी एंड रिकमेंड्स एक्शन वाया सर्विस रूल. एसबीआई की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अपनी इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करती है. दे फाइंड द अक्यूज्ड टू बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड दे रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय वाया और एज पर द सर्विस रूल. Now this male person, this individual who was accused in this particular offense, he files a writ petition appealing to the High Court, triggering an interim stay on the order. उस पर्सन ने आईसीसी के एक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करी और हाई कोर्ट ने आईसीसी के एक्शंस को, आईसीसी के रिकमेंडेशंस के ऊपर स्टे लगाया. क्यों स्टे लगाया? बिकॉज द प्लेस वाज नॉट वर्क प्लेस. अगर वर्क प्लेस नहीं है जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है विमेन के साथ, इफ दैट इज नॉट अ वर्क प्लेस अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पॉश एक्ट, तो फिर आईसीसी के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा टू एंटरटेन द मैटर. अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को और एनी ट्रांसपोर्टेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक और कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्क प्लेस, प्रोवाइडेड वो ट्रांसपोर्टेशन आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहां पे क्या था, पब्लिक शेयर्ड ऑटो रिक्शा. क्या वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया? नहीं. कैन इट बी लीगली डिफाइंड एज अ वर्क प्लेस? द आंसर इज नो. सो देयरफॉर द कोर्ट स्टेटेड दैट although the petitioner was going to his office, the said transportation had not been provided either by his employer or the employer of the complainant, and therefore such transportation would not fall within the definition of a workplace as defined under section 2 clause O subclause 5. And therefore the court ruled that SBI's internal complaint committee had no jurisdiction to entertain the matter, and therefore the order given by the ICC was quashed in this case. तो जो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट है, दैट इंसिडेंट शुड टेक प्लेस एट द वर्क प्लेस.
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किनको इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। सो द प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वुमेन। अब विमेन में भी किसको आपने प्रोटेक्शन दिया है? क्या सिर्फ आपने रेगुलर एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन दिया है? मान लो आपके ऑफिस में कोई ऑफिस में विजिटर है, एक विमेन विजिटर है, इज शी ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्ट? क्या आपके ऑफिस में जो इंटर्न है, क्या वो भी कवर्ड है इस एक्ट के अंडर? तो द लॉ सेफगार्ड्स एवरी विमेन रिगार्डलेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रोवाइडेड द हरासमेंट वाज कमिटेड एट द वर्क प्लेस। सो परमानेंट एम्प्लॉयज, टेम्पररी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, interns and apprentices, volunteers, domestic workers, clients, customers and visitors, सबको इस एक्ट के अंदर कवर किया गया। अगर इनमें से किसी विजिटर के अगेंस्ट भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट कमिट होता है एट द वर्क प्लेस, द मैटर विल फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ अ पॉश एक्ट क्लेम। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर टू प्रोवाइड रिड्रेसल टू द डिस्प्यूट, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द वुमेन, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टू डील विद द मैटर्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, विच इज नोन एज आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के अलावा भी लोकल कंप्लेंट्स कमिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो पॉइंट ये, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है कौन, इनमें कौन कौन आता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, व्हाट इज देयर पावर, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है और किन मैटर्स को वो डील करती है, व्हाट इज देयर पावर। तो टू टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया है। देखो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी विल एग्जिस्ट इन एवरी सच ऑर्गेनाइजेशन विच एम्प्लॉयज 10 और मोर देन 10 वर्कर्स। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहां पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑफ द पॉश एक्ट। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिर्फ 8 लोग काम करते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 6 लोग काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर अगर घर में काम कर रहे हैं तो वहां तो ज्यादा कोई लोग है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर दोज वर्क प्लेसेज विच एम्प्लॉय फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज, डोमेस्टिक वर्कर्स, और इफ एम्प्लॉयर इज द रिस्पोंडेंट, कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी गई है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, वहां पर द मैटर इज एक्चुअली डेल्ट बाय द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां का आपका, वो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एस्टैब्लिश करता है। तो जहां पर 10 या 10 से कम लोग, 10 से कम लोग हैं, अगर 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, देयर आर लेस देन 10 एम्प्लॉइज, डोमेस्टिक वर्कर्स, और इफ द रिस्पोंडेंट इज द एम्प्लॉयर ओनली, देन द मैटर विल बी डेल्ट बाय द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की अगर कॉम्पोजिशन को हम देखें, तो देयर इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देयर आर 2 और मोर देन 2 एम्प्लॉय मेंबर्स, and there is one external NGO members। तो टोटल कॉम्पोजिशन इनका बेयर मिनिमम 4 होता है, जिसमें से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा एक सीनियर वुमेन होगी। ठीक है, अ वुमेन हु इज होल्डिंग अ सीनियर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। 2 इंटरनल मेंबर्स होंगे, ठीक है, हैविंग लीगल और सोशल एक्सपीरियंस, एंड एक एक्सटर्नल मेंबर होगा who will be primarily from an NGO who is dedicated to the cause of women। And when it comes to the composition, at least 50% and more than 50% of the members of the internal complaints committee should be women। कम से कम 50% members internal complaints committee के आपकी women होनी चाहिए, या 50% से ज्यादा भी हो सकती है, bare minimum 50% तो होनी ही चाहिए women। एंड इनका जो टेन्योर होता है दैट इज ऑफ 3 years। अब लोकल कंप्लेंट्स कमिटी की अगर तरफ हम देखें, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ दोज इश्यूज wherein the organization employed less than 10 people or domestic workers, or if the employer is a respondent। यहां पर composition क्या होगा, there will be a chairperson, 1 local women and 2 NGO members। ठीक है, and the district welfare officer as well। so chairperson will be an eminent woman, एक local women representative होंगे, 2 NGO members होंगे जिसमें से कम एक NGO members women होनी चाहिए, और district welfare officer, एंड इनका भी टेन्योर होता है 3 साल। नाउ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आर प्राइमरली the body or the entity to whom the complaint of sexual harassment is actually filed, and therefore both the committees possess powers similar to a civil court। that is, they can summon people, summon the witnesses, require documents and record evidence as well। तो जब भी किसी वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कमिट होता है एट वर्क प्लेस, अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होगी, दे विल फाइल द कंप्लेंट टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ठीक है, अगर 10 से कम लोग हैं तो दे हैव द ऑप्शन ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट और रिपोर्टिंग द ऑफेंस टू द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी। बट
confidentiality of the victim and the offender is something which is relevant over here. ठीक है? So it is important that the local complaints committee or the internal complaints committee strictly follow the confidentiality of the process and the people. So according to section 16 of the POSH Act, the Act strictly prohibits publication of specific details to protect privacy, prevent victimization and encourage reporting. क्योंकि अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दोगे तो फिर लोग या विमेन इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने में थोड़ा सा they'll feel a bit less motivated towards reporting the incidents, है ना. एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन वो तो हमेशा एक इशू रहता है कि नहीं आ पाती है, राइट, क्योंकि सोसाइटी बदले में उन्हीं को जज करती है. तो ऐसे में वो प्राइवेसी मेंटेन करना, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज लेड डाउन बाय द सेक्शन 16 ऑफ द पॉश एक्ट. सो द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी और द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी और द एम्प्लॉयर are not supposed to publish the identity of the complainant, the identity of the respondent, contents of the complaint, inquiry proceedings, recommendations of the committee and action taken by the employer. ठीक है. अब ऑप्शन होता क्या है, ठीक है, तो देखो होता क्या है कि टाइमलाइन की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरिंग द जस्टिस इन मैटर्स ऑफ पॉश, सो द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड within 3 months of the date of incident. Complaint must be filed within 3 months of the date of the incident. जिस दिन वो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए. 3 महीने से ज्यादा का भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कैन जस्टिफाई द डिले. अदरवाइज 3 महीने के अंदर अंदर तो कंप्लेंट फाइल हो ही जानी चाहिए. तो वंस द कंप्लेंट इज रिसीव्ड, प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करती है पहले कंप्लेंट कमिटी. दे विल डू द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, जस्ट अ बेसिक आइडिया प्राइमा फेसी केस को देखकर क्या लगता है. और ऐसे में अगर विमेन कंसिलिएशन डिमांड करती हैं, ठीक है, कंसिलिएशन आम सहमति से अगर मैटर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो कंसिलिएशन किया जा सकता है. नाउ व्हाट इज दिस कंसिलिएशन गाइस, लेट्स सी. तो होता क्या है, जब भी कंप्लेंट फाइल की जाती है, now this complaint can be filed by the aggrieved women, legal heir, relative or friend, preferably in writing. Writing में आप कंप्लेंट फाइल करोगे and the complaint must be filed within 3 months of the incident. बट अगर sufficient cause है तो वो दिया जा सकता है. प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करने के बाद कंसिलिएशन दिया जा सकता है if requested before the inquiry. So conciliation basically focuses on non-monetary remedies. नॉन मॉनिटरी नॉन पिक्यूनियरी रेमेडीज यहां पर दी जा सकती हैं, जैसे रिटन अपॉलजी दे देगा वो पर्सन जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया, बिहेवियरल अंडरटेकिंग दे देगा, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है टू सम अदर ब्रांच, ठीक है. बट नो मॉनिटरी सेटलमेंट कैन फॉर्म द बेसिस फॉर कंसिलिएशन. मॉनिटरी सेटलमेंट आपके कंसिलिएशन का रिजल्ट नहीं हो सकता, ठीक है. दैट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ कंसिलिएशन. की वो जो अक्यूज्ड है वो बोले कि चलो मैं मॉनिटरी सेटलमेंट करने को तैयार हूं, दैट कैन नॉट बी द ग्राउंड जिसके बेसिस पर कंसिलिएशन किया जा सकता. दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर कंसिलिएशन नहीं है तो फिर फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी. एंड फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट करते वक्त द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी इन्वोक द सिविल कोर्ट पावर्स टू एग्जामिन एविडेंस, समन विटनेसेस एंड कंडक्ट अ स्ट्रक्चर्ड लीगल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर. तो ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कंसिलिएशन भी हो सकता है, फॉर्मल इंक्वायरी भी हो सकता है. बट अगर कंसिलिएशन नहीं ऑप्ट किया जाता है देन द फॉर्मल इंक्वायरी बिगिंस. फिर फॉर्मल इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद कंप्लेंट फाइल होने से एक तरीके से 90 डेज का टाइम दिया जाता है टू कंप्लीट द इंक्वायरी, ठीक है. इंक्वायरी इज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट व्हेन द कंप्लेंट वाज फाइल्ड. द इंक्वायरी इज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज लिमिट. इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी टू द एम्प्लॉयर इन द नेक्स्ट 10 डेज. इंक्वायरी कंप्लीट हुई, उसके अगले 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कंप्लेंट्स कमिटी को. And then after that, employer implements the recommendation. ठीक है. उसके बाद एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंडेशन इस तरीके से दिया जा सकता है, जो भी रिकमेंडेशन दिया है ना वो इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर की होती है. तो जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. So if the allegations are proven, employers may issue warning, apologies, suspension, transfer, salary deduction or termination from the employment as well.
एम्प्लॉयर ये सारे एक्शंस ले सकता है, तो हो सकता है अपॉलॉजी दो, वार्निंग इशू की जा सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, सैलरी डिडक्शन किया जा सकता है, या टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब इज आल्सो एन एक्शन व्हिच कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंप्लेंट्स कमिटी। एंड अगर आईपीसी या बीएनएस का कोई ऑफेंस ही डिस्क्लोज हो रहा है कि दिख रहा है भाई द पर्सन हैज आउटरेज्ड द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, ऑफेंस बन रहा है वहां पर, then the internal complaints committee may recommend a police complaint as well। अब मैकेनिज्म अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा यार वुमेन सीधे भी तो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती थी पुलिस के पास अगर उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। पॉइंट इज वुमेन को सेफर फील कराने के लिए, वुमेन को एक रिड्रेसल का मैकेनिज्म देने के लिए, वुमेन को हेल्प आउट करने के लिए, इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ सच इशू, इस पर्पसेस के साथ, इन पर्पसेस के साथ इस लॉ को बनाया गया था। And therefore, the responsibility of the employer or the internal complaints committee or the local complaints committee is actually to help out the victim in these kind of situations. And जो भी action employer ने लिया है या जो भी report internal complaints committee ने या local complaints committee ने submit की है, both parties possess a right to appeal within 90 days before an appropriate court, tribunal or appellate authority. But what if the complaint was false? Or what if the woman was not able to prove the allegation? वह कंप्लेंट फाइल की हो सकता है झूठी, बिल्कुल ही फेक कंप्लेंट फाइल कर दी, और होता है ऐसा, ठीक है, फेक कंप्लेंट्स भी कई बार फाइल हो जाती है। अब अगर फेक कंप्लेंट फाइल की थी तब क्या, या व्हाट इफ द वुमेन वाज नॉट एबल टू प्रूव हर एलिगेशन, तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखो, द एक्ट बैलेंसेस फेयरनेस एज वेल, सो एक्शन इज रिकमेंडेड अगेंस्ट द वुमेन ओनली इफ द कंप्लेंट इज प्रूवन मैलिशियस। कि अगर कंप्लेंट मैलिशियस प्रूव हो जाती है, दिखता है कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कंप्लेंट फाइल की गई थी, वहां पर वुमेन के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर टू प्रूव एन एलिगेशन इज नॉट इक्वल टू फॉल्स कंप्लेंट। अगर वुमेन फेल हो जाती है एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि वुमेन के ऊपर एक्शन हो, बट अगर ये दिखता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को कि मैलिशियस कंप्लेंट फाइल की गई थी, वहां पर वुमेन के अगेंस्ट जरूर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम है। दैट्स हाउ द ग्रीवेंस इज रिड्रेस्ड बाय द स्ट्रक्चर गिवन बाय द एक्ट। नाउ देयर आर सर्टेन ड्यूटीज व्हिच आर इंपोज्ड ऑन द एम्प्लॉयर एज वेल, एंड इसलिए अगर आपके कोई सिबलिंग्स हो, कोई बड़े हो, आपके जानने में कोई जॉब कर रहा हो, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, उसमें कोई जॉब कर रहा होगा ना, तो आप पूछना, टाइम टू टाइम उनके यहाँ पॉश की ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ ड्यूटीज, अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूटीज इंपोज की गई हैं हर एम्प्लॉयर के ऊपर। लाइक the employer is supposed to constitute the internal complaints committee. They are supposed to display the penal consequences prominently in the workspace. कि पॉश के वायलेशन या पॉश के इंसिडेंट में क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें उन्हें वर्क स्पेस में प्रोमिनेंटली शो करनी होती है। ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉइज, असिस्ट विद द इंक्वायरी एंड एनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एंश्योर अ ब्रॉडली सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड सबमिट मैंडेटरी एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द सेम एज वेल। ठीक है, so this act was primarily created to provide or to ensure that right to equality for women to work in the workplaces should not remain a dead letter law. A safe workplace is not merely a statutory obligation, it is the constitutional commitment to equality, dignity and justice. And that is all which you should remember about the POSH Act. ठीक है, so I hope द टॉपिक इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रेलिवेंट लॉ है तो अच्छे से इसको पढ़ के रखना। लाइक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या है, कहाँ पे बनाई जाती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस क्या था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, सो ऑन एंड सो। ठीक है, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। रेस्ट, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हो, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। ठीक है, चलो, thank you so much everyone, thank you so much guys, thank you so much।